प्लेन पर रखा गया है ऐसे करके। कल जो दिखाए थे उसका एक फेस को ही दिखाए थे, आज उसका 3D में बनाते हैं। ये बन गया, एक ब्लॉक ले लिया, ठीक है ना। नहीं नहीं दिखेगी वो, क्योंकि सामने रखा होगा नहीं दिखेगा वो। अच्छा, इस प्रकार से ब्लॉक है। अब इस ब्लॉक को क्या करेंगे हम लोग, जब शियर स्ट्रेस पड़ रहे हो तो इस पर शियर फोर्स ही लगाया जाएगा। जो स्ट्रेस के बारे में पढ़ना है उसी टाइप्स के फोर्स भी लगते हैं, यानी कि टेंजेंशियल स्ट्रेस लगेंगे। और जब टेंजेंशियल स्ट्रेस लगते हैं तो सरफेस के टेंजेंट लगते हैं, सरफेस के पैरेलल लगते हैं, कल बात किए थे। इस पर वही इस प्रकार एक इस पर क्या लग रही है, इस पर एक इस प्रकार से इस पर एक फोर्स लग रही है, टेंजेंशियल फोर्स लग रही है। नहीं, अच्छी बात है। तो शुरू में ऊपर वाला सरफेस का जो ऊपर वाला है ये दिख रहा है, इसका एरिया मान लिए ये ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और यहाँ से लेकर के कुछ लेंथ होगी, ये लेंथ कितना हो जाएगी, एल हो जाएगी। कितना लेंथ है, एल लेंथ है। जैसे कि यहाँ पर ब्लॉक बनाया हुआ है, 3D पिक्चर है ये, नहीं इसे मैंने लाया कि 3D समझ में थोड़ा सा ज़्यादा आता है। इसका लेंथ एल है, इस पर एफ फोर्स लगा रहे हो, तो अब क्या होगी, लगाने के बाद बॉडी थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगी। बॉडी क्या होगी जी, टिल्ट हो जाएगी। और वो किस प्रकार से बन जाएगी, इस प्रकार से कुछ एंगल से वो क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। नहीं, तो अब इस पर फोर्स लगने के बाद बॉडी झुक जाएगी और वो कुछ इस प्रकार से बनेगी। अब ये ऐसे करके दिखाया हुआ, इसका मतलब है ये ज़मीन से रिजिडली फिक्स किया हुआ है, क्योंकि जब तक ज़मीन से रिजिडली फिक्स नहीं किया होगा तो उस पर फोर्स लगाओगे तो आगे चल जाएगा ना, वो फिक्स करेंगे तभी ना वो टिल्ट होगा, वैसे टिल्ट होगा नहीं, मुड़ेगा नहीं। अब उसी चीज़ को बनाते हैं और इसको ज़मीन से क्या करेंगे हम लोग, फिक्स कर देंगे, है ना। और वो कुछ इस प्रकार से बनेगी। इस प्रकार से। और ये यहाँ पर 90 डिग्री खड़ा था और ये यहाँ पर ये क्या हुई है, कुछ एंगल से टिल्ट कर गई है, और ये इसका पहले वाला साइड से इस प्रकार से, है ना। और कुछ एंगल से मुड़ा है, तो कितना एंगल मान लेते हैं, कितना एंगल दे देते हैं नाम इसको हम लोग थीटा कह देते हैं, है ना। अच्छी बात है। और ये सरफेस यहाँ है, यहाँ से आकर के यहाँ आया है, कुछ लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, उसको क्या कह देते हैं, एक्स कह देते हैं। लंबाई तो पहले भी जो था अभी भी लंबाई वही रहेगी, लंबाई कुछ चेंज नहीं होगा। अच्छे समझने के लिए यहाँ पर इमेज रखा हुआ है, नहीं कॉपी कलम पर थोड़ा सा करवा सकता है, ये कंप्यूटर से बनाया हुआ इमेज है तो इसमें गड़बड़ी नहीं हो सकती है ना। अब देखो, अब यहाँ पर पहले हम लोग जो बात करने वाले हैं, स्ट्रेस जैसे दाब पढ़ा है ना, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, लोग को कंफ्यूज, वैसे अलग अलग चीज़ है, स्ट्रेस और दाब अलग अलग चीज़ है, लेकिन फार्मूला दोनों का एफ बटे ए ही होती है, उस प्रकार समझ सकते हो। और पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग में काफ़ी यूजफुल टॉपिक है, काफ़ी जो देखता होगा टॉपिक उसमें पढ़ाया हुआ है, और इन डिटेल में भी है, वहाँ पर आगे भी इसका एप्लीकेशन पढ़ाया जाता है। यहाँ पर सिर्फ जानने के लिए क्या होती है, यहाँ से शियरिंग स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेस बराबर क्या होगी, फोर्स अपॉन एरिया, इतना फोर्स लगता होगा। अब इसका यूनिट जानना होगा, तो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, एरिया क्या होती है, मीटर, तो न्यूटन पर क्या होंगे, मीटर स्क्वायर, या इसी को कल क्या बोले थे हम लोग, पास्कल बोले थे। अच्छी बात है। अब यहाँ से यदि तुमको शियर स्ट्रेन निकालना होगा, यहाँ पर कौन फोर्स लगाए हो,
शियर फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स, जो फोर्स लगाएगा ना वही स्ट्रेस मिलेगा, बात खत्म है। जिस टाइप के फोर्स लगाएंगे उस टाइप का स्ट्रेस मिलेगा, नहीं ठीक है। तो शियर स्ट्रेंथ से निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लेन अपॉन, इसके बाद जो भी पढ़ाएंगे लगभग इंग्लिश में चलेगा क्योंकि हिंदी हमको पता नहीं चलेगा मतलब, लेकिन सब समझ में आएगा। डिस्टेंस फ्रॉम अपोजिट प्लेन, शियर स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेन मतलब होगा बॉडी में कुछ खिंचाव होगी, फोर्स लगाने के बाद बॉडी में क्या होगी, कुछ खिंचाव होगी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लेन मतलब प्लेन का क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है। पहले प्लेन यहाँ था, ये फेस घुसक करके, ये बिंदु तो फिक्स ही है, ये बिंदु क्या है, ऊपर वाला घिसक गया है, यही हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लेन। प्लेन का क्या हुआ, थोड़ा सा आगे घसक गया। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एक्स हुई है, ये कितना हो गई, एक्स, कितना हो गई ये, अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम अपोजिट प्लेन, ऊपर वाला प्लेन और नीचा वाला प्लेन, ऊपर वाला प्लेन और नीचा वाला प्लेन। ये ऊपर वाला प्लेन दिख रहा है, ऊपर वाला सरफेस, नीचे ना दिख रहा है, नीचा वाला प्लेन होगा ना एक ठो, दोनों के बीच का डिस्टेंस लेना है। और वो कितने डिस्टेंस है, एल डिस्टेंस है, वो कितनी हो गई, एल हो गई, ठीक है ना। अच्छी बात है। जिस कोण को थीटा मानो सामने वाला, ये दोनों 90 डिग्री होंगे, तो टेन थीटा वाला लंब बटे ये कितना बराबर हो जाएगी, टेन थीटा, यानी कि शियर स्ट्रेंथ बराबर क्या कह देखो, टेन थीटा। अच्छा, चूंकि ये कल नहीं बताए थे, स्ट्रेन का मतलब चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ, दोनों लेंथ ही है, और कटेगा तो यूनिट नहीं बचेगा। तो स्ट्रेन क्या होती है, यूनिटलेस होती है, उसका कोई भी मात्रक नहीं हो, पूछ सकता है, कहीं पूछता है पॉलिटेक्निक के उसमें लिखा था, हाँ लिखा था, तो अच्छा लिखा था तो ठीक है। तो स्ट्रेन का कोई भी मात्रक नहीं होता, ये यूनिटलेस होती है, क्योंकि लंबाई कट जाएगा तो फिर कुछ थोड़े बचेगा। अब एक्स भी लेंथ है, एल भी लेंथ है, तो ई कट जाएगा तो ये क्या होगी, यूनिटलेस होगी, यूनिट कोई भी मात्रक नहीं होगी। अब ध्यान देने पर कल थीटा बराबर थीटा हम लिख दिए थे, काहे लिखे थे उन्हें बताए थे, आज जान लो। अब जब थीटा वेरी स्मॉल होगी, यानी कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 टेन थीटा बराबर थीटा होती है ना, जब थीटा किसके तरफ जाएगा, यानी कि ये जो थीटा हम लोग ने दिखाया है ये तो बहुत कम थीटा होगी, क्योंकि कोई भी बॉडी, अब देखो यहाँ पर सॉलिड बॉडी नहीं लेंगे, अब कहेगा कि पूरा लोहा कर लीजिए, उसमें फोर्स, अरे लोहा को लेगा फोर्स लगाएगा तो उसमें तो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है, लेकिन हम लोग को उतना पावर नहीं है इलास्टिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ऐसा बॉडी लेंगे जिसमें कैसा गुण होगा, इलास्टिक गुण होंगे, नहीं मतलब कि दाब लगाएंगे थोड़ा सा पचक उचक जाएगा, इस प्रकार समथिंग, फिर से पूरी गेन कर लेगा, ऐसा बॉडी लेना है आसानी से हम लोग समझने के लिए। तो वही बात है, तो उस कंडीशन थीटा बहुत कम होगी। जब थीटा बहुत कम होगी, वेरी स्मॉल, यानी कि लिमिट टेन टू 0 टेन थीटा बराबर थीटा होंगे, थीटा जो जगह 0 तरफ टेन थीटा लगभग किसके क्रॉस हो जाएगी, थीटा का क्रॉस हो जाएगी, वही चीज़ है। व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, उस कंडीशन में यही जो शियर स्ट्रेन है क्या है, ये बराबर क्या हो जाएगी, टेन थीटा, और वो किसके बराबर हो जाएगी, थीटा बराबर, जब वो क्या होगी, बहुत स्मॉल होगी। और इस थीटा को रेड कलर ला उधर से, शियर एंगल भी कहते हो। थीटा क्या कहते हो, शियर एंगल। ये थीटा बराबर कब होंगे, जब स्मॉल होंगे, ज़्यादा होंगे तब नहीं होंगे, स्पेशल केस कह सकते हो, नहीं। और ये हो गई थीटा को कहेंगे यहाँ से हम लोग शियर एंगल। आज देखो वो क्लास में पढ़ने के लिए, आज देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बात करेंगे, भविष्य में काम देगा तुमको, जनरल कंसेप्ट नहीं पूछेगा, भविष्य में काम देगा जब कभी टेक्निकल में जाओगे तो ही। तो ये हो गई शियर एंगल, थीटा क्या हो गई जी, शियर एंगल हो गई, नहीं ये बात इसमें मेंशन किया हुआ है, ऐसा समझ में आया होगा, अच्छी बात है। हुक्स लॉ का भी बात करें,
अभी नहीं करेंगे, इसमें अलग अलग सिंबल यूज किया, हम लोग अलग सिंबल यूज करेंगे। तो ये जानकारी पूरा किसके बारे में मिल गया? शियर स्ट्रेस के बारे में नहीं, और शियर स्ट्रेन के बारे में मैंने पढ़ लिया। अच्छी बात है, आगे चलो जब। और इसके बाद आते हैं हुक्स लॉ, नहीं हुक्स लॉ, हुक्स लॉ जितना सोचते हो उससे ज्यादा है। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ स्टेटमेंट्स लिख देते हैं हमारे पास ऐसे स्टेटमेंट्स, ठीक है। इसके बाद सारा डिफिनेशन लिख देंगे, डिक्टो कॉपी को फेयर कर लेना। ये जो टॉपिक के पास पढ़ रहे हो ना, इसी को उतार देना नोटबुक में। देखो तो कि तुम बार बार कितना इधर उधर से इमेज खींचोगे। व्हेन ए material is loaded within the elastic limit। लेक्चर देख के आए हो, इलास्टिक लिमिट तब पता होगा। देखा था कि नहीं डायग्राम? वो ये डायग्राम देखा था, इलास्टिक लिमिट समझ में आ गया इलास्टिक लिमिट क्या होती है। इसीलिए बोले पहले कुछ जानकारी होना चाहिए, जब था तो भेज दिए। इलास्टिक लिमिट, द स्ट्रेस इज डायरेक्टली proportional to strain। This is called Hooke's law। This is called Hooke's law। एक टेक्निकल टर्म्स यहाँ पर आई और काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। अभी इसका इम्पोर्टेंस नहीं चलेगा पता, जब अलग अलग एग्जामिनेशन क्वेश्चन देखोगे तब चलेगा पता। डायरेक्ट लाइन से पूछ देती है। हुक्स लॉ कहाँ तक वैलिड है? इलास्टिक लिमिट्स तक ही वैलिड है। यानी कि इलास्टिक लिमिट्स ऐसा लिमिट्स है, फोर्स लगा रहे हो, बॉडी में स्ट्रेस होगी, ठीक है, स्ट्रेस होगी, वहाँ तक लगाना है फोर्स कि जहाँ तक लगाने के बाद बॉडी अपने शेप को पुनः रिगेन कर ले, प्राप्त कर ले। समझ में आएगा ना? जैसे स्प्रिंग, कोई मान लो रिफिल वाला स्प्रिंग होती, खींच रहे हो, ठीक है, शेप रिगेन कर लेती है। लेकिन तुम ही सोचो, ज़्यादा जोर से खींच लेगा, बहुत अधिक जोर से, तो पूरा क्या पुनः उस शेप को रिगेन कर पाएगा जो पहले था? नहीं था ना। अच्छी बात है। अब इसी को मान लो दाब रहे हैं, छोड़ दिए, दाब रहे हैं, छोड़ दिए, एक ऐसा लिमिट इसका आएगी। मान लो खूब कस के दाब, एक ऐसा पूरा कस के दो, ये तो थक ऊँचा ही जाएगा, तो पुनः उससे को रिगेन कर पाएगा? नहीं। तो इलास्टिक लिमिट मतलब वही हुआ कि वहाँ तक तुमको स्ट्रेस लगाना है या वहाँ तक फोर्स लगाना है। फोर्स का स्ट्रेस क्रिएट होती है कि जहाँ तक कि वो लगाने के बाद फिर अपने शेप को क्या कर ले, वो रिगेन कर ले। उसके बाद जैसे आगे बढ़ोगे तो उसके बाद क्या होगी? थक जाएगी नहीं, मतलब शेप को रिगेन नहीं कर पाएगी, बॉडी में परमानेंटली डिफॉर्मेशन हो जाएगा, स्ट्रेच यदि न मर जाएगा, एलोंगेट हो जाएगी बॉडी, नहीं तो वो इलास्टिक लिमिट से बाहर हो गई। तो इलास्टिक लिमिट समझ में आ गया होगा, जहाँ तक कि लगाने के बाद बॉडी अपने इलास्टिक प्रॉपर्टी को नहीं खोए, वही हो गए इलास्टिक लिमिट्स। तो व्हेन ए मटेरियल इज लोडेड, लोडेड कहने का मतलब यहाँ है कि या तो तू फोर्स लगाओ या वजन लटकाओ, इसमें 25 किलो 15 किलो बदल लो, इसको दोनों प्रकार का वजन लटका सकते हो, तो उसके भी चेक कर सकते हो। तो व्हेन ए मटेरियल इज लोडेड विद इन द इलास्टिक लिमिट्स, जब मटेरियल पर लोड लगाएंगे मतलब फोर्स लगाएंगे, टेक्निकल में वहाँ लोडे कहा जाता है, फोर्स नहीं कहा जाता, लोड वहाँ बोला जाता है। समझा करना, विद इन द इलास्टिक लिमिट्स द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। उस कंडीशन में स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए ग्राफ यहाँ बात किया गया है, जैसे यहाँ पर ग्राफ देखो इसका, यहाँ पर एक्स, ये वाई एक्सिस पर स्ट्रेस दिखाते हो और एक्स एक्सिस पर क्या दिखाते हो? स्ट्रेन दिखाते हो। नहीं, ये स्ट्रेन को इप्सिलॉन इस प्रकार से लिखा जाता है। एक ये भी रखना ध्यान में कि इसको एक्स एक्सिस क्या दिखाया जाता है? स्ट्रेन। वाई एक्सिस पे क्या दिखाया जाता है? स्ट्रेस, ठीक है ना। अब स्ट्रेस स्ट्रेन लगा रहे हो, इसका ग्राफ क्या होगी? 45 डिग्री पर y बराबर mx की तरह ग्राफ इसका भागती है। समझ में आ गया ना? तो ये लिमिट है, यानी कि यहाँ पर जितना स्ट्रेस होगी उतना ही क्या होगी? स्ट्रेन होगी।
दोनों बराबर होगी, इसीलिए ग्राफ कैसा है, लीनियर होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ से। कर्व उर्व है नहीं, एगो घट रहा है तो एगो बढ़ रहा है, सब कुछ है नहीं, स्ट्रेट लाइन है ना। यहाँ तक फोर्स लगाओगे ना, स्ट्रेस मतलब देखो फोर्स लगाते हो ना तो ही स्ट्रेस होता है क्रिएट, बिना फोर्स लगाए स्ट्रेस क्रिएट, तो फोर्स बोलो स्ट्रेस बोलो एक ही बात कर सकते हो समझने के लिए, क्योंकि फोर्स लगाते हुए स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस का मतलब फोर्स लगाए होंगे, दोनों दूसरे के पूरक होंगे। जब तक फोर्स नहीं लगता तो स्ट्रेन नहीं क्रिएट होगा बॉडी में, तो फोर्स ही हम लोग कहते हैं। ये पॉइंट्स ए बिंदु क्या हो गया तुम्हारा, ये इलास्टिक लिमिट हो गया, नहीं ये क्या हो गए, इलास्टिक लिमिट हो गए। अच्छी बात है, समझ में आया होगा। क्या लिखा है, कुछ टेरेन लग रहा है, विकृति, अस्थाई, विरूपण, विरूपण, अच्छी बात है, चलो ठीक है। तो आशा है कि ये समझ में आ गया होगा इलास्टिक लिमिट्स, ठीक है ना। यानी कि यहाँ तक जितना होगा स्ट्रेस उतना होगा स्ट्रेन, स्ट्रेस बढ़ाओगे तो स्ट्रेन ही बढ़ेगा, दोनों साथ साथ बढ़ेगी, डायरेक्टली मतलब वही होता है, ये बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, समझ में आ गया ना, अच्छी बात है। तो यहाँ पर क्या हो गई, दैट इज, ये बात कितना इम्पोर्टेंट था क्लास, नसीब में जो लिखा रहेगा क्या करोगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट थी बात, हम समझ रहे हैं। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होंगी, स्ट्रेन होगी, यही कौन कहते हैं, बुक्स साहब कहते हैं। और ये नियम कहाँ तक वैलिड है, इलास्टिक लिमिट के अंदर तक या वहाँ तक, उसके बाद वैलिड नहीं है। वो ग्राफ ये सब पढ़ा होगा तो पता चल गया होगा तुमको कि कैसे कैसे ग्राफ बनता है, कैसे कैसे डिफॉर्मेशन उसमें होती है, अच्छी बात है। निकला जब स्ट्रेस को सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्ट्रेन को इप्सिलॉन ऐसे कहते हैं हम लोग। ये स्ट्रेस हो गया, ये क्या हो गई, स्ट्रेन हो गई। हमेशा जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइंस हटती है, ये क्या आती है, कांस्टेंट्स आती है, नहीं तो कांस्टेंट्स आती है तो सिग्मा बराबर क्या होगा, ई इंटू इप्सिलॉन, ई इंटू क्या होंगी, इप्सिलॉन्स होंगी। वेयर सिग्मा बराबर क्या है यहाँ पर, स्ट्रेस, इप्सिलॉन बराबर क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एग्जामिनर का मौसा लापेज लो, जो काफ़ी पूछेगा एग्जाम में, ठोक कर जब टेक्निक में जाओगे तब याद आएगा कि फिजिक्स को क्या पढ़ा था। हम लोग को तो देख के छक लिया फिजिक्स में, ये सब टॉपिक टेक्निकल एनालिटिक्स था ना, तो पता नहीं था उसको यूज़ करना आएगा, ये बात थी। हम तो पहले वहाँ से परिचित है कि कहाँ कहाँ काम देगा हमको टॉपिक में। आप देखो तब ठकेगा तो नहीं बोलेंगे, बाबा कहते हैं कोई ठका है, जो जैसा है उसका बोलबे करेंगे। ई बराबर देखो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रट लेना इसको। हुक्स लॉ में स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो स्ट्रेन होती है, जब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा, साइन हटेगा, एक कांस्टेंट आती है, उस कांस्टेंट कैपिटलिस्ट इंडिपेंडेंट सिंबल याद है रहना चाहिए, स्टैंडर्ड सिंबल है। और ये होती क्या है, नाम क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। लॉ कहाँ तक वैलिड है, हुक्स लॉ तक वैलिड है, समझ जाएगा ना। इसी को अलग अलग नाम से, ईश्वर एक, नाम अनेक, यंग्स मॉडुलस, YOUNGS, यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस और यंग्स मॉडुलस है ना, ठीक है। एक नाम इसको यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या सिर्फ यंग्स मॉडुलस भी कह सकते हो, नहीं दोनों कहेंगे। अभी हम लोग चल रहे हैं, ये मिल जाएंगे हमको, माउस में मिलेंगे ना, इसी में सर पूछता है हाँ, तो तब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हाँ है ना, ठीक है। वैसे सारा बात लिखल है, हाँ ई को यंग्स मॉडुलस या लिख देते हैं। देखो ये कई जगह से खोज करके एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछा है नाम भ्रमित करने के लिए, कभी दे देगा ऑप्शन में यंग्स मॉडुलस सिर्फ, कभी कह देगा यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी, कभी कह देगा, तू कहेगा सब तो अलग अलग बात होना चाहिए, लेकिन एक ही चीज़ है। वो बेवकूफ़ बनाने के लिए एग्जामिनर क्वेश्चन थोड़ा सा क्या करती है, चेंज कर देती है। तो सबका खोज के लिख दिया, चलो अब तू कहाँ से खोजेगा, फिर खोजेगा तो हम फिर एगो पन्ना रखे हैं खाली यहाँ पर, उसमें लिख देंगे, समझ में आ गया ना। इसको हाँ उसको उसी में एडजस्ट कर दिए हैं, यंग्स
मॉडुलस ऑफ, क्योंकि किताब में नहीं था सब बात लिखा इसलिए लिख दिया मैंने, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जब फुचबा सबको टिक पकड़ के लग कौन पढ़ाता है टॉपिक, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या इसको सिर्फ हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इतना आसानी से नहीं नाम मिलता है सब एक जगह, नहीं, वो कई ईयर का क्वेश्चन पर उल्टाने के बाद चलेगा पता। इस प्रकार से देखो, ई को ही कांस्टेंट ऑफ प्रोपेबिलिटी कह सकते हो, या इसी को यंग्स मॉडुलस या यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी भी कह सकते हो, या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कह सकते हो। और देख लो, और क्या कहते हो, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हो, सीख लो। कोफिशिएंट सब नाम से अलग अलग ईयर में आ चुका है क्वेश्चन एसएससी जेई में, समझ में आ गया ना। और टेक्निकल एग्जाम में सेमेस्टर देगा वहाँ भी है मौसा। हाँ, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। और हिंदी में देखो कहा होगा प्रत्यास्था गुणांक, एक गो हिंदी में कहा है, तब कितना नाम तुम पढ़ रहे हो बैठे बैठल। हिंदी में कहते हो प्रत्यास्था गुणांक, प्रत्यास्था गुणांक, समझ में आ गया ना, समझ में आया, आशा है समझ में आ गया होगा। और इसके बाद फिर पढ़ेंगे हम लोग, इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे यंग्स मॉडुलस के बारे में। तो यंग्स मॉडुलस के बारे में कैपिटल ई पढ़ रहे हैं, तो कई प्रकार का जो यहाँ के बाद जो टॉपिक्स हैं, अच्छा डायमेंशन सब भी पढ़ना इसका है, डायमेंशन फार्मूला ऑफ ई दिया हुआ है नहीं। अच्छा, यहाँ ई के बारे में अलग से टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो ई के बारे में अलग से पढ़ेंगे। देखो यहाँ इसके बाद जो है यंग्स मॉडुलस, ठीक है, यहाँ से डिफाइन क्या है भाई, अच्छी बात है। टाइप्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, अभी पढ़े हो ना कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ये कई टाइप्स के होते हैं, नहीं, टाइप्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ये कई टाइप्स के होते हैं। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी कितने टाइप्स के होते हैं हम लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं, नहीं। धाने देबे कर जात के दे छै पैसा केरा जीवन किसान के जमा केकरा रहे छै, सरकार के जते महरा कलकै न सब कुछ सरकार से न ये साल 2008 में बाढ़ कते है, बाढ़ ले ओय में 40 रुपए किलो आलू रहे। टाइप्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था गुणांक के प्रकार। अभी की देखा छी बोलो, यहाँ बात में आप फिर आलू पूरे देखा होगा, उसमें भी इतना नाम नहीं बताए हैं, ऊपर देखा होगा, सिर्फ यंग्स मॉडुलस से बताया। हाँ, प्रत्यास्था गुणांक के प्रकार, टाइप्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, नहीं। देखो पहला उसमें है ये जो कोफिशिएंट, ये जो कांस्टेंट्स है ना, वो 3 प्रकार के कांस्टेंट्स होती है। तो कैपिटल ई को सब कह सकते हो, कोफिशिएंट इलास्टिसिटी भी सिर्फ कह सकते हो, तो वही समझना है तुमको, नहीं। पहला है, अलग से पढ़ेंगे हम लोग, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या इसको सिर्फ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कह सकते हो, है ना। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को कैपिटल ई से हम लोग रिप्रेजेंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ई, समझ में आ गया ना। इट इज डिफाइंड एज, डिफरेंस सुनो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, पूरा लिख रहे हैं ताकि कॉपी से लिखना पड़े, इसे टॉपिक इसको मत ऐड करना, नहीं, डायरेक्ट इस थीम को ही उतार देना है, और लिखना होगा हिंदी लिखना तू अपना। इट इज वैसे सफिशिएंट है इसमें, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल, पढ़ो तो तुम क्या लिखा है यहाँ पर, इसको पढ़ो तो ये पढ़ेगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। अच्छा पढ़ दिया, बोल लेते लॉन्गी, वो हम अभी मेरा उच्चारण सुना था ना इसीलिए,
लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, या सिर्फ इसको स्ट्रेस भी कह सकते हो। बहुत जगह सिर्फ क्या लिखा रहेगा इसका, स्ट्रेस लिखा रहेगा। स्ट्रेस में कौन मतलब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस नहीं, टू दी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, या सिर्फ क्या कह दो इसको, स्ट्रेन कह दो, ये होती है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, अनुपात होती है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस टू दी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इसका मतलब ई बराबर क्या होगी, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन नहीं, ये बात हो गई, ये रेशियो होती है। और आशा है कि समझ में आ गया होगा। तो ये रेशियो होती है ना, और ये कहाँ से आई है, इससे जस्ट पहले वाला पेज तू पढ़े हो, अभी पढ़ा था ना। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है, और जब ई हटेगा तो ई इंटू इप्सिलॉन होगी, यहाँ से ई बराबर निकलेगा तो स्ट्रेस बटा क्या होगी, स्ट्रेन होगी, स्ट्रेस अपॉन क्या होगी, स्ट्रेन होगी। तो यहाँ पर ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस ही था, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ही थे, समझ में आ गया ना। तो ये बात हुई है ना, ये बात हो गई। यंग्स मॉडुलस मैंने बता दिया, अच्छी बात है, यंग्स मॉडुलस मैंने बता दिया। तो इस दोनों का रेशियो होती है। और एग्जामिनर यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, उसको तो खुजली होता है शरीर में, चमक्कन धरा है नहीं, घा छूट गया है ना तो यो नोचेगा, कहेगा आज से 5 साल पहले घा था, मतलब 5 साल पहले क्वेश्चन पूछे थे तो आप पूछेंगे हम। अब मान लो बहुत बुढ़वा का क्वेश्चन सेट करने के लिए नहीं मिला बहुत दिन से, वो तो मुझे बताओ देगा, अब की बार मेरा बारी आएगा तो पिछला क्वेश्चन पूछबे करेंगे हम, कहेंगे कोई बात नहीं, हम भी घी लगा के आए हैं, हम भी तो पढ़िए के आए हैं, तू कहाँ से लाओगे, 10 साल का रिकॉर्ड है, सब चीज़ देख कर आए हैं, तो सारा बात लिख दिए हैं इसमें। अब देखो यहाँ से तो ई बराबर सिर्फ स्ट्रेस व स्ट्रेन भी कह सकती है नहीं। तो अब हम लोग इसके यूनिट्स के बारे में बात करते हैं, अच्छी बात है, यूनिट्स के बारे में बात करना है, हैं? बाबा राम देव, कौन बाबा, रामदेव बाबा नहीं, कहाँ भर्ती करना चाहिए उसको, रांची में, रांची में करो, किसके अस्पताल में, पागल के अस्पताल में। कहेंगे आप बहुत आयुर्वेद जानते हैं ना, पागल को इलाज करके दिखाइए, सब अस्पताल में जाओ, उसको इतना रुपया क्या खर्चा होगा बड़का बड़का मेडिसिन में। कहेंगे आप ही छुटा दीजिए, इतना पागल धरती पर हैं, सबको सही रास्ता दिखा दीजिए। नहीं समझ में आया, स्ट्रेस बाय क्या होगी, स्ट्रेन होगी, स्ट्रेन को ऐसे दिखाते हैं नहीं। तो ये बात हो गई। अच्छा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ई, ये सिंबल ये कैपिटल ई है, इसीलिए मैंने कहा कि तुझको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन इसमें सारा बात लिखा है, डिक्टो कंप्लीट उतार देना, कुछ भी नहीं लिखना, इससे समझ में आ गया ना, ये बात हो गई। हाँ, इसके बारे में एक हुक्स लॉ और था कि 1638 ईस्वी में रॉबर्ट हुक है अपने नाम पर लॉ दे दिया, नहीं स्ट्रेस के बारे में एक नियम दिया जिसे हुक का नियम कहते हैं, यही बात हो गया। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ई। अब बताओ क्या स्ट्रेन का कोई यूनिट्स होती है, नहीं, दिस इज यूनिटलेस क्वांटिटी, दिस इज यूनिटलेस क्वांटिटी, लेकिन स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो स्ट्रेस का मात्रा क्या होगा, फोर्स न्यूटन, एरिया मीटर स्क्वायर। इसका यानी कि डायमेंशन तुम निकाल सकते हो, स्ट्रेस का क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ml पर -20 पर नहीं, तो न्यूटन पर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। तो न्यूटन का ml t के पावर ml t पर -2 बटे l स्क्वायर। तो बोलो m l के पावर -1 t के पावर क्या होगा, -2 होगा। अच्छी बात है। अब m के s यूनिट्स लिखो, इसका m के s यूनिट्स बोलो,
kg केजी, m power minus मीटर के पावर -1 -1, cm सेकेंड के पावर -2। लेकिन आजकल फैशन में ई पूछा नहीं जाता है। मीटर पर मीटर। नहीं आओ नहीं इधर, तब पूछते आओ नहीं इधर, दर्द तो आएगा नहीं दे। न्यूटन पर हम तो खोज खोज के लाते हैं। तो क्या होगा इसका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन नहीं जानते हो आजकल जमाना क्या हुआ है, बोलने में कष्ट होता है ना, तो आजकल पास्कल कह के छुट्टी कर देते हैं। पीए कह देंगे, पास्कल क्या कह देंगे, पास्कल बोल देंगे। ओहो से बहुत जगह लिखा रहेगा मेगा पास्कल। अब तू भली भांति परिचित हो कि मेगा पास्कल पास्कल में क्या होगा रिलेशन, और उस चीज़ का महत्व चलता है पता जब नॉनिकल बनाएगा तब। कभी क्वेश्चन में दे देगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कभी न्यूटन पर एम स्क्वायर, कभी पास्कल, कभी मेगा पास्कल। अब तुमको वहाँ जब तक सब नहीं करेगा ऐसा में कन्वर्ट, तब तक गलती हो जाएगा ना सर। तो वहाँ पर जरूरी होता है, समझ में आ गया ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल या मेगा पास्कल, मेगा पास्कल, ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर का लिंक जनरल चैनल में भी डालेंगे आज, नहीं है। लाओ पेज लाओ, उसका थोड़ा सा एक लाइन और लिखना है। मतलब जो ऑफिशियल है डिस्कशन ग्रुप में, तुम लोग का नहीं अलग भी है ना, उसमें भी लोग को काफ़ी मदद मिलेगा। न्यूटन पर क्या होगा यहाँ से mm स्क्वायर, सिर्फ मेगा पास्कल कहते हो। अब पास्कल का मतलब है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अब मेगा पास मीटर पर mm स्क्वायर। अब देखो, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद तो सारा चीज सीजीएस यूनिट्स देख लो उसका, एमकेएस यूनिट्स, उसके बाद कौन यूनिट्स देखेंगे, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट। तो ग्राम, CM-1 S-2। अब देखो तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन यहाँ होगा डाइन पर CM स्क्वायर, ये हो गया। ये चीज़ खत्म हो चुका है। अब सेकेंड टॉपिक्स जो है कॉन्स्टेंट्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ जो भी है इलास्टिसिटी, उसमें है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, समझ में आ गया ना। तो बल्क को जान लो, बल्क या वॉल्यूम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहा जाता है। नहीं, ये भी लिखा रहेगी। हटाओ, इस पेज को हटाओ, उसको भी हटाओ, जो काम नहीं है हटा देना चाहिए। नहीं तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को के सिंबल से हम लोग क्या करते हैं, पुकारेंगे। कष्ट होगा ना, मुँह में पान रहेगा, के बुझ जाएगा वाला क्या कह रहा है, बल्क या वॉल्यूम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, समझ में आ गया ना। अच्छी बात है। अच्छा ठीक है, अल्लाह को उतना तुम लोग यंग्स मॉडल ऑफ सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्टैंड भी कहते हो। अलग अलग कंपटीशन पूछा, इसलिए अलग अलग डाटा वहाँ से लिया गया है। इसमें जितना बताया उतना काफ़ी तुम लोग के लिए है। तो अब देखो यहाँ से, इट इज़ डिफाइंड एज द, अब किताब ने लिखा था हमको लिखना पड़ेगा ना। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, बल्क पढ़ रहे हो ना, नॉर्मल स्ट्रेस, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस इसमें बल्क मॉडुलस चर्चा नहीं किया है। बल्क मॉडुलस नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, मतलब ऑन ईच फेस ऑफ सॉलिड क्यूब, प्रत्येक फेस पर। देखो बल्क मतलब वॉल्यूम होगा कि पूरा वॉल्यूम उसका चेंज होगा, पूरा वॉल्यूम क्या होगा चेंज, तब उस कंडीशन में बल्क या वॉल्यूम कहते हो। समझ में आ गया ना। इसके रिलेटेड कुछ भोजे हैं, पॉइजन रेशियो यहाँ पर है, देखो कहाँ गया, गूगल सर्च से निकाला था इसमें बल्क मॉडुलस में किस प्रकार से। तो अच्छा बता देते हैं, वैसे बिना अथी का भी हो जाएगा। बल्क मॉडुलस लिखो, बल्क मॉडुलस ऑफ
इट इज डिफाइंड एट द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस ऑन ईच फेस ऑफ सॉलिड क्यूब टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये बल्क मॉडुलस में क्या होती है, एक अच्छा इमेज यहाँ मिल चुका है मेरे पास, है ना। ये फुचबा का भी दे दिया है, अच्छा पढ़ाता है ये। हाँ ये वाला बंदा नहीं। फोटो खींच के भेजबा तब क्या तो नॉर्मल स्ट्रेस है, बहुत जगह इसके जगह पर तुमको डायरेक्ट स्ट्रेस भी मिल जाएगा लिखा हुआ, DIRECT क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट। जैसे यहाँ मेरी जी किताब में भी लिखा है ना, डायरेक्ट स्ट्रेस हो गया। तो घबराना नहीं है, एक ही बात है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस। ठीक है, क्या होती है देखो, तो हम लोग उस चीज़ पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर जैसे डायग्रामेटिकली हम लोग बात को समझें तो एक जैसे क्यूब्स हैं यहाँ पर, है ना, एक क्यूब्स ले लो, एक क्यूब्स ले लेते हैं हम लोग। और ये क्या है, एक क्यूब्स है, बन गया फिगर। अब इस पर क्या हो रही है, स्ट्रेस लग रही है, ऐसे स्ट्रेस लग रहा है, नहीं ऐसे स्ट्रेस लग रहा है, इस डायरेक्शन में, सब डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रही है। इसलिए कहा गया ऑन ईच फेस ऑफ सॉलिड्स क्यूब, ये सॉलिड्स क्यूब है, प्रत्येक फेस पर लग रही है, समझ जाएगा ना। जैसे ही मोबाइल ले लोगे तो सॉलिड्स मान लो क्यूब तो नहीं है, हालांकि इस पर भी लग रही है, एक फेस हो गया, इस पर भी लग रही है, सारे एक फेस पे इस पर भी लग रही है, सारे तीनों फेस, हाँ तीनों पर लग रही है। तो अब हम लोग इस पर बात करेंगे, तीनों पर लग रही है, ठीक है ना। इट इज डिनोटेड एज के सिंबल, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, हाँ, तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को के से भी इंडिकेट करते हो, और कुछ जगह या कॉपी में ही आगे न्यूमेरिकल मान लो हम बनाएंगे वहाँ पर, तो कभी कभी उसको हम लोग बी भी कह देते हैं, क्या कह देते हैं, बी। लेकिन स्टैंडर्ड्स बुक पढ़ोगे तो के ही कहा, देखो यहाँ भी के है, वहाँ भी के है। 11th स्टैंडर्ड में बल्क मॉडुलस को भी कह देते हैं, और स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ोगे टेक्निकल में, इंजीनियरिंग में, तो वहाँ के कहा जाता है बल्क मॉडुलस को, नहीं। तो दोनों सिंबल तुमने जानकारी होना चाहिए, तो के या बी बराबर बल्क मॉडुलस बराबर नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब होती है सरफेस के जो परपेंडिकुलर स्ट्रेस क्रिएट्स होगा उस स्ट्रेस को नॉर्मल स्ट्रेस कहा जाता है। नॉर्मल स्ट्रेस STRESS, या कुछ बुक में इसी को क्या लिखते हैं, वो डायरेक्ट स्ट्रेस भी लिखा करते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस मतलब क्या समझना है यहाँ पर, डायरेक्ट स्ट्रेस समझना है, नहीं डायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन्स। अपॉन क्या होंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन्स होंगे, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगी, यानी कि अभी जो हम लोग पढ़े हैं कि हुक्स लॉ के अनुसार स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होते हैं, स्ट्रेन्स होते हैं। तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो स्ट्रेन है, यहाँ पर तो किस बॉडी के लिए बात की हो नहीं पता है हमको, वहाँ पर तो एक इससे पहले जो बात की थी यूनिफॉर्म बार के लिए बात किए थे, वो यूनिफॉर्म बार ही था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन्स, यानी कि ऐसे लॉन्गिट्यूडनली उसको स्ट्रेस क्रिएट कर रहे थे ना, लॉन्गिट्यूडनली बार थी। यूनिफॉर्म सेक्शन जिसका हमें हर एक जगह होती है क्रॉस सेक्शन, उसी को क्या कहते हो, नाम भूल गए हैं, यूनिफॉर्म बार उसको कहा जाता है, जिसका क्रॉस सेक्शन होने की जगह क्या हो, या प्रिज्मेटिक बार कह सकते हो, और अच्छा नाम प्रिज्मेटिक बार, उसको प्रिज्मेटिक बार कहा जाता है, जिसका कि क्रॉस सेक्शन कहीं भी काटने पर क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। तो लेंथ के अलग लगाओगे तो उस प्रकार से होगी, लेकिन वहाँ थिकनेस कम था बॉडी का, यहाँ पर क्या है वॉल्यूमेट्रिक
कर मतलब बॉडी का आयतन होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होगा, तो तीनों ना चेंज होगा, बल लगाओगे तो तीनों घटेगा बढ़ेगा ना। इसीलिए यहाँ पर किसके बारे में बात किया गया है, वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूमेट्रिक एक्सटेंट की बात किया गया है। तो यहाँ पर जब यहाँ पर भी अब मान लो वॉल्यूमेट्रिक के लिए बात करोगे तो यहाँ पर ले लेंगे नॉर्मल स्ट्रेस, और यहाँ पर ये ले लेंगे कॉन्स्टेंट, वॉल्यूमेट्रिक एक्सटेंट ले लेंगे, और कॉन्स्टेंट रहेगा तो वहाँ पर कॉन्स्टेंट्स बराबर, जैसे यहाँ बराबर करोगे तो के इंटू ये होगी, तो के बराबर होंगे ना सिग्मा बटे ई। तो यहाँ पर ऐसे कुछ इस प्रकार से होती है, यानी कि सिग्मा यहाँ ले लेंगे नॉर्मल स्ट्रेस, आप समझ में आ गया होगा, ये बात यहाँ से आती है ना। तो अब इसको सिंबॉलिक हम लोग लिखेंगे तो के बराबर सिंबॉलिक रूप से लिख सकते हो सिग्मा अपॉन में क्या कर सकते हैं हम लोग, ई भी कह सकते हैं। तो बहुत जगह हाँ, तो इस सिंबल से इंडिकेट करेंगे, सिग्मा भी कह देते हैं, यहाँ सिग्मा एन कह देते हैं, वो अलग सिंबल है मेरा। एक ही चीज़ है, मतलब अलग अलग तरीका से बताने का नहीं, अलग अलग जगह जैसे इसमें सिग्मा बाई ई भी किया है, वो स्ट्रेन को ई भी माना है, मैंने स्ट्रेन को कैपिटल माना है, एप्सिलॉन माना है, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। हेयर सिग्मा एन इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, एप्सिलॉन वी इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यूनिट्स देखो आखिर सबका यूनिट्स तो सेम ही होंगे, यूनिट्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या क्या कहते हो पास्कल्स, क्योंकि स्ट्रेंस का तो यूनिट्स होगी नहीं, होगी तो सिर्फ स्ट्रेस का ही। तो ये बात हो गया। अब इसके बाद जो इलास्टिक कांस्टेंट्स है वो क्या है, यानी कि 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट, हुक्स लॉ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क या वॉल्यूम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसके बाद मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, उसके बाद टॉपिक्स है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और उसको शेयर मॉडुलस भी कहा जाता है नहीं। नेक्स्ट टॉपिक्स है 3 नंबर में मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या इसको हम लोग शियर मॉडुलस भी कहा जाता है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या क्या कहते हो, शियर मॉडुलस कहते हो, अच्छी बात है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस, इट इज डिफाइंड एज द, तो पहले जान लो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस को, इसको हम लोग इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी सिंबल या कैपिटल जी सिंबल, या स्टैंडर्ड्स बुक में क्या लिखा रहेगा इसको, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का कैपिटल जी या ईटा भी लिखा रहेगा, इसे क्या लिखा रहेगा, ईटा पढ़ेंगे इसको नहीं, ईटा इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी या ईटा, लेकिन हम लोग कैपिटल जी से बात करेंगे। एस्टा इसलिए बताया, ईटा इसलिए बताया, आगे जब काम करेंगे तो वहाँ ईटा आ जाती है नहीं, अच्छी बात है। इट इज डिनोटेड बाय जी और ईटा सिंबल, अच्छी बात है। अब देखो आगे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ हमारा तो एक बार मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या आता है। अब देखो डिफिनेशन देखो, इट इज डिफाइंड एज द, it is defined as the ratio of shear stress to shear strain, shear stress to shear strain. It is defined as the ratio of, जब भी यहाँ पर दोनों का क्या लेंगे हम लोग, रेशियो लेंगे, अच्छी बात है। अच्छा ये डायग्राम भी है, चलो ले लेते हैं इसको भी, काम देगा आगे। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, शियर मॉडुलस नहीं।
तो कुछ भी नहीं है। अब मान लो यहाँ पर रेशियो होती है, तो ये कहाँ से आती है देख लो, पता चल जाएगा यहाँ से। इसमें जो होती है SHEAR शियर स्ट्रेस, और तुमको पता है शियर स्ट्रेस को टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कहते हो, नहीं कहते हो? शियर स्ट्रेस को क्या कहते हो जी? ये है टेंजेंशियल, ताकि दिक्कत नहीं हो अलग अलग राइटर का बुक पढ़ने में। शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब क्या होगी? शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन के स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। अब उसमें अलग अलग टाइप का स्ट्रेस होती है, तो अलग अलग टाइप का कांस्टेंट्स होगी, सिंपल सी बात है। तो शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेस, तो इसको इंडिकेट करते हो किस सिंबल से? टॉ से। किस सिंबल से इसको इंडिकेट करेंगे हम लोग? टॉ से। और शियर स्ट्रेन को इंडिकेट करेंगे हम लोग फाई से। आप देख लो, एक चीज और है, इसको इंडिकेट करेंगे किस रेजिस्टेंस को? फाई से। अच्छी बात है। तो सिर्फ इसको जी या ईटा से नहीं करते हो इंडिकेट्स, अदर और बुक में कहीं पर स्टैंडर्ड सिंबल्स जी होती रखना ध्यान में, हमेशा याद नहीं। इसको सी या इसको कैपिटल एन भी कहीं कहीं को लिख देगा, लेकिन वहाँ मेंशन किया होगा सी फैलना सिंबल है। ये बता रहे हैं, जब 5 को 6 का उल्टा हो गया ना पोथी सब पता चलेगा तब उसमें। तो कैपिटल जी स्टैंडर्ड सिंबल हो गया। ईटा भी कहीं लिखा मिलेगा, कहीं सी भी मिलेगा लिखा, कहीं एन मिलेगा लिखा, नहीं। तो शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेंथ। अब यहाँ देखो क्या करेंगे, तो टॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होंगे यहाँ से? फाई। टॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। अब यहाँ जो टॉ बराबर क्या होंगे? जी इंटू क्या होंगे यहाँ से? फाई हो जाएंगे। और यही हो गया। और यहाँ पर जो फाई है, चूंकि ये स्ट्रेंथ है, ये यूनिट लेस होंगे, सब मिला करके तुमको बता रहे हैं। यूनिट लेस, पेज लाओ, नेक्स्ट पेज लाओ। ये क्या हो गया? यूनिट लेस हो गया। आज फिजिक्स गर्दा छूट जाएगा ना, हैं? टॉपिक जबरदस्त, सब दिन से झकास। अच्छा, सब दिन झकास टॉपिक से है। टॉपिक आएगा तो ना झकास पढ़ाएंगे, अलाय बलाएगा तो उसमें मन लगता है पढ़ाने में। अब देखो, तो इसको हम लोग शियरिंग स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेन भी कर सकते हो। शियर देखो ये भी है, कई बार धोखा लगा है ना, को क्वेश्चन मतलब एग्जाम में आती है, धोखा दे देता है वहाँ पर। नहीं, शियर स्ट्रेन को वाई भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा। तो हाँ, तो ऐसे का क्वेश्चन पूछेगा अगली बार, इस नाम से पूछेगा ना। अब मान लो तुमको पता है कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी बराबर शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन होती है, ऑप्शन में वो दे देगा शियरिंग स्ट्रेस बाय शियरिंग स्ट्रेन। अब तू कहेगा इतने होता है, शियर स्ट्रेस होती है, तो गलती करके आओ, लेकिन वो होता है एकदम क्वेश्चन पूछ सके ऐसे जेई में, समझ में आ गया ना? तो ये बात रखना है ध्यान में, है ना? तो यहाँ से क्या बोलेंगे? जी बराबर क्या बोलेंगे? बोलो, जी बराबर टॉ बाय फाई बोलेंगे, या ये तो चलो ठीक है, या ये भी कर सकते हो जी बराबर नहीं। अब शियर स्ट्रेन की वाई भी कहा, जान लो, ठीक है, कोई बात नहीं है। या शियर मॉडुलस वाला रिजिडिटी भी कहते हो, मॉडुलस रिजिडिटी को जी को शियर मॉडुलस कहते हो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को शियर मॉडुलस भी कहते हैं। इतना भी का क्वेश्चन कभी निकल जाएगा ऑब्जेक्ट ऑप्शन में, और कभी पूरा नाम दे देगा शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो घबराना नहीं है, एक ही चीज़ है। नहीं, ऐसे ऐसे करके खूब माथा खराब किया था, सोचे सबको उठा के देखिए लेते हैं कहाँ का क्या पूछा है। अब उसको घुमाते हैं जब आता है तो। जी बराबर से यहाँ क्या होंगे? शियर स्ट्रेस नहीं, नन टेक वाला क्या बताएगा? नन टेक वाला मास्टर जो मान लो जो ऐसे साइंस से इंटर किए हैं, उसको थोड़े पता रहेगा कैसे कैसे आता है। शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेंथ, या इसको सिर्फ ये भी कहते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर देखो, शियरिंग स्ट्रेस बाय शियरिंग स्ट्रेन, ये भी सिर्फ कह सकते हो। याद दिए हैं मतलब ऐसे करके टेक्निकल में लिखा जाता है। शियरिंग स्ट्रेस भी सिर्फ लिख सकते हो, एक ही बात हुआ। या इसको लिख सकते हो शियरिंग स्ट्रेंथ, एक ही बात है ये। चलो ये चीज़ हो गया। तो यूनिट्स वही हो गए सबका, कोई भी कांस्टेंट है तो यूनिट्स वही होगा। यानी कि जी का जो यूनिट होगा न्यूटन पर mm स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल हो गया, मेगा पास्कल। तो इसमें मेजरमेंट किया जाता है उस चीज़ को, अच्छी बात है। तो अब ये तो हो गया। अब आगे यहाँ से गाड़ी खोलेंगे हम लोग, इतना बात तो कर लिए हैं।
तो जी इसको फाई को जो है ना शेयर स्ट्रेन को, क्योंकि चेंज हो रही है लेंथ में, तो फाई भी कहते हैं, ठीक है, कोई वाई भी कह देते हैं, कहीं एक्स भी कह देते हैं, तो घबराना नहीं है, एक ही बात है। अब देखो, अब यहाँ से बात करेंगे, किसके बारे में बात करना है? इंग्लिश पढ़ रहा है है ना। अब देखो, जैसे उस सिंबल को मैंने ईटा कहा है ना, जैसे यहाँ देखो ईटे से बताया है, देख रहे हो ना, यस कहा है ईटा से, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो, अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से G इक्वल टू स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस बराबर क्या होंगे? हैं? अब जो आगे हमको चर्चा करना है, चलो ठीक है, फार्मूला लिखना है नहीं, तो ये हो जाएगा शेयर स्ट्रेस बराबर फोर्स शियर फोर्स बाय एरिया, शेयर फोर्स बाय एरिया। और उसके बाद चूंकि ये शियर स्ट्रेन है, उसके बाद क्या, अच्छा एक सेकेंड, मतलब एडिटिटी पढ़ा रही है ना, शियर स्ट्रेस बराबर फोर्स बाय एरिया, और ये तो क्या होंगे, फाई ही होंगे, सिर्फ ये क्या होंगे, फाई ही होंगे। तो जी बराबर बोलो एफ बटे ए इंटू फाई, तो थीटा भी कर सकते हो, फाई भी कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। ये चीज़ हो गया, ध्यान में रखना है उस चीज़ को, है ना, अच्छी बात है। जैसे यहाँ पर दिखाई हो ना फिगर में, तो अलग अलग अपना सिंबल है, जो मन है वो मान सकते हो, उसके लिए कोई इशू वाला बात नहीं है। यही यहाँ पर शियर स्ट्रेस कर रहे हो ना, तो शियर स्ट्रेस स्ट्रेंथ कहाँ पढ़ाए हुए, पेज लाओ, जहाँ पर शियर स्ट्रेस स्ट्रेंथ पढ़े हो, डायग्राम बनाए थे, देखो दिखाए थे, फाई सबको, एच सबको, फर्स्ट अब जैसे यहाँ पढ़ाए थे, यहाँ बड़ा यहाँ था ना, यहाँ पर क्या बताए थे, शियर स्ट्रेंथ बराबर एक्स बटन पढ़ाए थे ना, सिलेक्टेड ब्लैक पढ़ाए थे, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, सिलेक्टेड ब्लैक क्या थीटा कह देते हो ना, थीटा लिखा है नहीं यहाँ पर, सिलेक्टेड बराबर क्या लिखा है, टेन थीटा, मैंने मन हम फाई कहेंगे, कोई कहेगा नहीं हम अल्फे कहेंगे, कहो बीटेक यहाँ क्या कह दिया उसी चीज़ को, अब समझ में आ गया, वही चीज़ है ना। शियर स्ट्रेस बराबर क्या होंगे, फोर्स बटे एरिया होंगे, ये निकल गया है। अब कोई इसको वाई ही कहेगा, तो कहने वाले के लिए क्या है, जो कौन माना वही होगा, वही होगा। अब दिक्कत नहीं होगा, कोई ऊपर होगा तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, समझ में आ गया ना। अब जैसे इसमें इस चीज़ को थीटा ही कहा, कहीं फाई, कहीं अल्फा, कहीं बीटा, अलग अलग सिंबल कहेंगे, लेकिन जनरली हम लोग उसी सिंबल बात करते हैं जो सब बुक में लिखल है, और जो इसीलिए जरूरी है वो सिंबल पढ़ना, क्योंकि एग्जाम में वही सिंबल से पूछेगा क्वेश्चन, समझ में आ गया ना। स्टैंडर्ड सिंबल मतलब वही होता है, स्टैंडर्ड बुक जो कहा है, जैसे मेडी जी कहा है, तो आशा है कि समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो बगल वाला से नहीं पूछ लेना, नहीं तो वीडियो देख लेना, फिर से देख लेना। अब देखो, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन, अच्छा हिंदी लिखा तो लिख देते हैं, चलो पार्श्विक, अब वो सही है कि लिखल नहीं है, छोड़ो हिंदी पढ़ता है। लेटरल स्ट्रेन, लेटरल कुछ भी नहीं है, मान लो ये रोड है, नहीं ये क्या है, पूरा पूरी ऐसे रोड बनाया हुआ है, अच्छी बात है सुन लो, ये रोड है, तो रोड के अलोंग जब सर्वे किया जाता है या कोई भी काम चल रहे हो, तो बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनली हो गया, लॉन्गिट्यूडिनली, क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनली मतलब होता है लेंथ के लॉन्ग, उसके जो परपेंडिकुलर जाएंगे तो उसको लेटरल कहा जाता है। अब सर्वे मान लो 15 का कर रहे हैं, कोई लॉन्गिट्यूडिनली जा रहा है, कहेंगे लेटरल पर भी लो इंटरवल, 5-5 मीटर सेंटीमीटर या 5 मीटर, इस पर जो भी अपना है, तो जैसे बताओ ऐसे रोड जा रही है, तो लेंथ ज़्यादा है ना, ऐसे सर्वे करेंगे 20 से होकर के, या कहीं से वो क्या बोलेंगे
लॉन्गिट्यूडनली बोलेंगे। लॉन्गिट्यूडनली एक्सिस जो होंगे उसके जो परपेंडिकुलर बात करेंगे, क्रॉस सेक्शन रोड के आर पार जाओ इधर से उधर, उसको लेटरल कहा जाता है। समझ में आ गया ना, यानी कि दोनों एक दूसरे पर लंब होते हैं। द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमीटर, वो तो समझने के लिए ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्या होती है लेटरल स्ट्रेंथ, समझो। द रेशियो ऑफ चेंज इन डायामीटर, उसमें जो पढ़ाए हो ना वो लोग को, उससे ज़्यादा कंटेंट तुम लोग को पढ़ाए हैं कि कम पढ़ाए हैं? ज़्यादा है नहीं है, ज़्यादा 6 मिनट का था है, 38 मिनट। यहाँ तो अभी तक ख़त्म भी नहीं हुआ है। 1 घंटा हो गया। द रेशियो ऑफ, वैसे तो उसमें बैठते भी हैं फिर भी, तो समय समय का फिर है, जिस जिस आगे यहाँ पढ़ाएंगे तो और अपडेट हो जाएंगे। तो द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमीटर एंड ओरिजिनल डायमीटर, किसी को पढ़ाइएगा बोले देख लेना लेक्चर। हाँ, ओरिजिनल डायमीटर, और नहीं देखेगा तो हम क्या करेंगे, हम तो कह ही सकते हैं ना। द रेशियो देखेगा तो तुम्ही को बेनिफिट्स होगा, डबल फायदा। समझ नहीं आएगा ना, आज आओ छोड़ देना, आराम करना। अच्छा आज कौन दिन है? आराम करना, आज बुधवार है, आज करवा चौथ है। आओ व्रत रखा है द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमीटर एंड ओरिजिनल डायमीटर ऑफ एनी इलास्टिक वायर, ऑफ एनी इलास्टिक वायर, गलत स्पेलिंग है, इज कॉल्ड, यहाँ पर इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन। हिंदी में कुछ पता नहीं चलेगा क्या कह रहा है, लेटरल स्ट्रेन। ये रेशियो होती है, क्या रेशियो होती है, यानी कि लेटरल स्ट्रेन बराबर क्या बोलोगे? चेंज इन डायमीटर ओरिजिनल डायमीटर अपॉन में ओरिजिनल डायमीटर। चेंज इन डायमीटर अपॉन में क्या होगा, ओरिजिनल डायमीटर। अच्छा, अब जैसे मान लेते हैं कुलटूस मिस्त्री ना, अब देखो यहाँ, हाँ तब इसको पता है। ये एक मान लो यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल रड है, अच्छी बात है तो उससे हमको क्या मतलब है, मतलब था तब नहीं बनाने, बिना मतलब थोड़े बनाते हैं। इसको क्या कर रहे हो, ये 4 दिन खाया बैठ के बढ़िया खिंचवा इसको दो तरफ से। क्या करवाना है इसको, देखेंगे खिंचता नहीं, खींच देगा, पावर है ना, खींच देगा। शुरू में मान लेते हैं इसका लेंथ कितना था, L था, कितना लेंथ था शुरू में, भोजन तो बैठ के खाया था बढ़िया से, शरीर में स्टोरेज था कम, उतना किया नहीं, तो बॉडी को नमरा दिया। क्या किया, बॉडी को नमर गया बॉडी ना, बॉडी देखो ऐसे नमर गया, अच्छी बात है, ऐसे होगा ना। और देखो नमरेगा बॉडी तो मोटाई क्या होगा उसका, घट जाएगा, यानी कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। चलो ठीक है ना, दिन तक आवाज़ समझे थे कस करके, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है यूट्यूब का भी ना। अब देखो ये ऐसे मतलब दिखा रहे हैं कि शुरू में इसका कुछ होगा डायमीटर, अरे होगा कि नहीं होगा, भावगर डी, कौन डी, भावगर डी। अच्छा एक्सिस अभी वही है जो एक्सिस था ना पहले, मतलब दोनों का एक्सिस जो है ना, इस यूनिफॉर्म रड का एक्सिस यही है, समझ रहे हो बात को। यहाँ भी पीए लगा रहे हैं, पुलिंग फोर्स है, अच्छी बात है, खराब बात कहाँ है, ठीक है। लेक्चर में रेल गाड़ी चलता था, मंजू कुमार बोलता है हाँ उसमें, हाँ तो ट्रेन जाता होगा कभी, इसीलिए समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, पटरी पटरी बगल में थे। अब देखो यहाँ से, तो ऐसे थे, बॉडी यूनिफॉर्म रड थी, इसको मैंने पुलिंग फोर्स लगाया, नॉर्मल स्ट्रेस लगाया,
मोटाई क्या होगा, घटेगा। घटेगा ना। डायमीटर जितना हो पहले तो उतना डायमीटर रहेगा नहीं रहेगा। और डाया कम चुका है। अब डाया मान लो यहाँ से यहाँ तक डाया स्मॉल डी है। कितना है डाया, स्मॉल डी है नहीं, अच्छी बात है। तो लेटरल स्ट्रेन इक्वल टू, यहाँ इन्हें बोला है कि चेंज इन डाया लिखल है, क्या लिखल है जी, तो कितना डाया में चेंज हुआ, ठीक है ना। पहले कितना था, डी, अब कितना है, घटा दिए। अब बटे ओरिजिनल कैपिटल डी, यानी कि डेल्टा डी मान लेते हैं अब बटे डी। लेटरल स्ट्रेन बराबर, यहाँ डायरेक्ट डी ही मान लिया है, चलिए डायमीटर इसलिए वो लिखा है, इसलिए घबराना नहीं कि वो गलत है ये सही है, सब सही है नहीं। लेटरल स्ट्रेन बराबर क्या हो गए ये, हाँ बात समझ में आ गया होगा ना, यही हो गए लेटरल स्ट्रेन। कोई दिक्कत। और यदि यहाँ पूछेगा कोई, बाबू बताओ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना होगा, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पूछेगा, लॉन्गिट्यूडनल क्या पूछेगा, स्ट्रेन। तो चेंज इन लेंथ बता ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ, ठीक है ना। बटे क्या होगा, ओरिजिनल लेंथ होगा। ये लेंथ कुछ बड़ा है, वो किसमें कितना चेंज हुआ, डेल्टा एल मान लेते हैं। अब बटे ओरिजिनल एल, डेल्टा एल बटा एल हो गया। पूछेगा यूनिट, बोलेगा कोई यूनिट नहीं, यूनिट लेस होगा, डायमीटर डायमीटर कैंसिल होगा तो कुछ यूनिट थोड़े बचेगा। ये वाला बात हो गया, समझ में आ गया ना, अच्छी बात है। अब पढ़ेंगे पॉइजन रेशियो, काफी इंपोर्टेंस क्लास आज का है, जितना सोच रहे हैं उससे ज्यादा। हटा इसको, पॉइजन रेशियो पढ़ते हैं, आर लेक्चर भेजेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो जहर का अनुपात। पॉइजन रेशियो मतलब क्या होती है, हैं? अरे पॉइजन रेशियो मतलब क्या होता है, हाँ लाओ कलम लाओ, बाद में लिखना, पेंटिंग डेंटिंग करना। कहीं जाना है क्या, 4-11-20 कर दे जाना, जन निकलने दो उसको। पॉइजन रेशियो पहले छूटेगा तब ना। पॉइजन रेशियो है, क्या होता है पॉइजन रेशियो, बताओ किसी को। हटाओ, हटा नहीं सब, जंगल को कह रखा है यहाँ समझ करके। किताब हटाओ, कोई काम करने झूठो हिंदी हिंदी में पता नहीं चलेगा, हटाओ इसको, रहने दो सिर्फ। पॉइजन रेशियो है, बहुत हंस रहे हो, क्या होता है पॉइजन रेशियो, इधर होगा पॉइजन रेशियो वाला से, ठीक है। It is denoted by ना, it is denoted by म्यू। पॉइजन रेशियो को किससे इंडिकेट करते हो, म्यू से। और बहुत जगह इसको रो से भी इंडिकेट करते हैं, टेक्निकल में म्यू से करते हैं, 11th में किससे करते हैं, रो से। ऐसा नहीं है कि अलग अलग है, मतलब वो ठीक है अपना। आगे जाओगे कभी भी पढ़ोगे कोई एग्जाम में, तो पॉइजन रेशियो को म्यू से इंडिकेट करेगा, किससे करेगा, अरे सिंबल का नाम नहीं भूलेगा, लिख दें बगल में, म्यू तो पता है, लिख देते हैं। इसको म्यू पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है, म्यू, और इसको रो। ये तो फिजिक्स में पढ़ा होगा, बोलो फिजिक्स में क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट में रो बराबर। यदि कोई वायर की लेंथ को इंक्रीज किया जाता है तो रेसिस्टेंस घटेगा कि बढ़ेगा, तुम बताओ, पता है, नहीं पता है, पढ़ लेना जा करके। यदि तार की लंबाई को बढ़ाएगा, तुम ही सोचो 1 लीटर पानी है, 1 मीटर दूरी तक फेंकेंगे किसी पाइप में, और 1 किलोमीटर तक फेंकेंगे तो वो तो पाइप में लटकल रह जाएगा ना, नहीं लटकल रह जाएगा ज़्यादा दूरी तक में। उसी प्रकार से करंट के लिए यदि वायर लंबा बहुत है, अब तुम ही सोचो बिजली वाला तार देखता है कितना बंडल मोटका है, बहुत मोटा है ना बंडल। चुकभुकिया बोल बड़ा होगा, गोबर गैस वाला, एक भी तार देता होगा मुश्किल से। ऐसा करना, कभी एक छोर को जोड़ना उस बैटरी से, वो लास्ट छोर से जोड़ना चुकभुकिया बॉल को, बढ़ेगा बॉल, उसका सब एनर्जी वो जो इतना फेरा लगा है उसी में समट कर रह जाएगा। इसे क्या सीखा, यदि तार का लेंथ बढ़ाते हैं
तो बिजली ज़्यादा खपत होगा, उस कंडीशन में प्रतिरोध ज़्यादा उत्पन्न होगा, क्योंकि मार्ग में रुकावट ज़्यादा होगा। यानी कि पूछता काफ़ी करंट पूछेगा, तार की लंबाई बढ़ाने पर क्या होगा, प्रतिरोध कमेगा कि बढ़ेगा? प्रतिरोध बढ़ेगा ना। अभी नहीं समझ में आया। एक बित्ता का तार लगाया था किसमें, छोटका से को 20 टका वाला बैटरी में गोबर से बढ़ रहा था। अभी वही बॉल छोटका सा और वही बैटरी है, अब तार लगल है 1 मीटर वाला लंबा तार लगा दिए हैं, एक छोर में ये और एक छोर में, तो जल पाएगा वो? सब उसका जितना भी पावर उसके पास है सब तारे में लपेट, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। नहीं कहते हो पाइप तो लगा खेत में तक पानी पहुँच ही नहीं रहा, रास्ते में सब पानी रह गया है। उसी प्रकार यदि तार का लेंथ को इंक्रीज किया जाता है, वायर के लेंथ को बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस क्या होगा, इससे ज़्यादा लगेगा। और वही बात यदि क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा देते हैं, प्रतिरोध कमेगा, क्योंकि रास्ता होगा ज़्यादा जाने के लिए तुमको। इलेक्ट्रिक करंट में शायद लेक्चर पढ़ाए हुए हैं, जाकर देख लेना। यदि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस निकालना होगा 10वां का सारा लेक्चर देख लेना, कम से कम फिजिक्स का देख लेना। इट इज डिनोटेड बाय म्यू और रो। इट इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन। अब लेटरल स्ट्रेन होते हो ना, लेटरल स्ट्रेन, भूख लगल है क्या, जाने दो इसको, निकलो जाओ ना, छूटेगा भरने। इट इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द आज नहीं तस्केगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन नहीं, इट इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन मतलब हो गया लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो स्ट्रेस की रेट होगी। इट इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। समझ में आ गया ना, अच्छी बात हो गया। इसी को क्या कहते हो, पॉइजन रेशियो कहते हो। समझ में आ गया ना, तो इसीलिए पॉइजन रेशियो इज इक्वल टू पॉइजन रेशियो म्यू इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन नेगेटिव है, उनने जानना है कहा है, सिर्फ जानो इतना लेटरल स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, बात खत्म है। बट लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन समझ में आ गया ना है? अच्छी बात है। अब देखो लेटरल स्ट्रेन बराबर मैंने पढ़ा है चेंज इन डायमीटर बाय ओरिजिनल डायमीटर, नहीं पढ़ा है? हाँ मिला, कहाँ गया मैं सर्चर, एक चीज देखते हैं उसमें पॉइजन के बारे में कुछ कहता है इसमें। नेट ऑन है? अच्छा ये मुल्ला बिस्मिल्लाह खां का आता है, वही देख रहे किसका आता है। ठीक है बिस्मिल्लाह खां, ठीक है, मुस्लिम है, उसके लिए कोई इशू नहीं है। कास्ट से क्या मतलब है हमको तो कंटेंट जो दे रहा अच्छा उसका नाम लेंगे, वो सब बेवकूफ़ बनाने के लिए है। ये बात तो सही है। नहीं हम फलना है, हम चिलना है कहीं लाओ अपना काठे और टका 200 बढ़ाइए के लाओ। तू जानता है जिस बात से काठे कम करेगा ना भागेंगे नहीं ना, तो लाओ 500 बढ़ाई करके कहेगा नहीं नहीं नहीं, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, तो लेटरल स्ट्रेन बराबर का पढ़ा अभी बोलो, चेंज इन डाया अपॉन ओरिजिनल डाया, ये पढ़ा है ना। तो अब बोलो ये क्या होगी, चेंज इन डाया अपॉन ओरिजिनल डाया। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बराबर चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होगा ना। तो डेल्टा डी अपॉन डी ऊपर गया एल बाय डेल्टा एल, तो बोलो म्यू बराबर क्या हो गया, डेल्टा डी एल बाय डी इंटू डेल्टा एल होंगे ना। ठीक है, तो इस प्रकार से तो हम रख सकते हो इस चीज को, समझ में आ गया ना। आए आए हाँ
यहाँ चलो, लेटरल स्ट्रेन इक्वल टू निकालेंगे तो म्यू इंटू क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ये इसलिए बताए हैं, लोग ही तो जानते हैं होती है, लेकिन कभी ये पूछता लेटरल स्ट्रेन म्यू टाइम्स क्या होती है तो फंस जाएगा। लेटरल स्ट्रेन म्यू टाइम्स लेटरल स्ट्रेन, समझना क्या ना, लेटरल स्ट्रेन इक्वल टू म्यू टाइम्स लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। खोपड़िया में गया, अच्छी बात है। अच्छा, तो ये इतना, और भी वहाँ जाते हैं तो काफ़ी चीज़ डिस्कस किया जाता है, तो यहाँ नहीं जानना है तुमको। ये सब हुप स्ट्रेस सब नहीं है पढ़ने के लिए। हुप अलग हाँ, तो तब हुपो होता है, सुपो होता है, थीन स्फेरिकल सेल्स, ठीक है। तो इतना जानकारी ले लिया किसके बारे में, पॉइजन रेशियो के बारे में। औकात से ज़्यादा पढ़ाए हैं नहीं। पॉइजन रेशियो का जो वैल्यू है वो 0 लेस देन इक्वल म्यू लेस देन इक्वल 0.5 नहीं जानना है, वैसे फेंक दिए। वो कंपटीशन में पूछा जाता है हम लोग को कि अलग अलग मटेरियल के लिए कितना कितना होती है। तुम लोग को जरूरी नहीं है 11th स्टैंडर्ड में, नहीं ज़्यादा चीज़ पढ़ना खातिर ऐसे खाली नहीं है। तेरा क्या होगा कालिया सरदार, मैंने आपका नमक खाया है। हैं, सरदार का नमक खाए हो। एक रिलेशन पढ़ लो, और ये रिलेशन मैकेनिकल ब्लॉक छूट गया था जब बता रहे थे उस समय। अब बोला सर ये एग्जाम आ गया था, बोले अब हम क्या करें, कुछ अपना से हाथ ही रहना चाहिए। अरे धार में डूब रहे हो, रस्सी कोई फेंक रहा है तो अपना हाथ पे लगे तभी ना होगा। ये नहीं गया पढ़ करके, छूट गया क्वेश्चन। सब चीज़ पढ़ा देती, ध्यान ही नहीं रहा उस समय, हमको बता ही देंगे। ये भी तक तुमको बता देते, एक बार धोखा लग चुका है, दोबारा नहीं लगने देंगे। तुम लोग को इससे पूछेगा नहीं, क्योंकि एग्जाम में तो ऐसे पास कर जाएगा ना। 11th एग्जाम आएगा ही नहीं, फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो रिलेशन बिटवीन, अभी जितना पढ़े हो ना, सब में क्या संबंध है, रिलेशन बिटवीन ई जी के एंड म्यू। मतलब ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है कि सब में क्या, सब तो पढ़ लेता है ना लोग, सब में समझ नहीं पड़ेगा। वैसे इसका प्रूफ भी होती है, टेक्निकल जगह प्रूफ भी करते हैं, लेकिन नहीं प्रूफ करना है तो सूत्र लिख देते हैं सिर्फ। देखो, ई बराबर होगा 3k इंटू 1 - 2 म्यू। 2 नंबर में ई बराबर होती है 2g इंटू 1 + म्यू। 3 नंबर में ई बराबर होता है 9kg अपॉन में 3k + g। ये पूछा था उसमें एग्जाम में, ई बराबर 3k नंबर में 2 म्यू। 4 नंबर में म्यू बराबर होती है, ठीक है, वो तो हम भी समझ रहे हैं, तुम्हारा पन्ना खाली भर रहे, तू पढ़ेगा घर पे जाकर नहीं। ये बात तुमको ही पता होगा, हमको ही पता है, लेकिन दोनों से मने मने रहो, बगल में कोई जान जाएगा तो दिक्कत है ऐसे में। म्यू बराबर 3k - 2g बटा 6k प्लस क्या होगा, यहाँ से 2g होगा नहीं। तो अब वही है, यहाँ पर अब क्या लिखें कि सब सिंबल ई बराबर क्या हो गया, यहाँ लिख दें, यहाँ लिख देते हैं ये सिंबल, ताकि चलना चाहिए, पता है उसे जानते हो, फिर भी एक बार यहाँ लिख देते, मेंशन कर देते हैं उस चीज़ को। नहीं, यहाँ पर जो है ई बराबर, यहाँ पर हेयर, ई बराबर यहाँ है यंग्स मॉडुलस। आपका क्लास कैसा लगा पढ़ के फिजिक्स? ये सब फिजिक्स है, हम लोग टेक्निकल में ऐसा फिजिक्स मिलता है पढ़ने के लिए, अल्लाह बल्ला वाला नहीं मिलता है वहाँ पर। नहीं, जी बराबर शियर मॉडुलस, इसलिए कहते हैं इंटर से आगे यहाँ फिजिक्स पढ़ने के लिए तब अच्छा रहेगा। ई बराबर यंग्स मॉडुलस, जी बराबर शियर मॉडुलस, के बराबर बल्क मॉडुलस। ये तो पूरा टेक्निकल हम पढ़ा दिए। ई बराबर के बराबर क्या होंगे, बल्क मॉडुलस, और म्यू बराबर क्या होंगे। इस लेक्चर को आज करेंगे अपलोड हम 2 बार, एक करेंगे मतलब वो इंटर लेवल उसमें रहबे करेगा, एक टेक्निकल का लोगो दे करके उसमें अपलोड कर देंगे, क्योंकि वो चीज़ वहाँ भी है और इतना डिटेल वहाँ भी नहीं बताया हुआ, सारा प्ले लिस्ट में आ जाएगा ये। और यहाँ पर देख लो एक चीज़ और, फॉर मेटल्स के लिए ई ग्रेटर देन के ग्रेटर देन जी, ये सब टेक्निकल में पूछा जाता है। चलो बता दिया था तो कोई बात नहीं है, काफ़ी मतलब तुम सब हाथ बढ़ाएगा ना, कहेगा तुम्हारा पता से फलना दादा ये वो सब पढ़े थे। समझ में आ गया ना। तो ये आज का क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं, आगे फिर केमिस्ट्री पढ़ना है, समझ में आ गया ना। और कल हम लोग एक डेरिवेशन करेंगे।